भाभी एक जवान औरत थी जो मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द होता था। वह रोजाना रात को मुझे खास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी जोर लगाकर भाभी का मसाज करता था, लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, यह तेल पकड़ो और जल्दी से लाइट बंद करके अपने काम पर लग जाओ। मैंने लाइट बुझाया तो भाभी ने मुझे पास खींचा और फिर पूरी रात। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यह चैनल कुनी मोरल स्टोरी में। मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 20 साल थी। उन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था। मेरे भाई ने शादी की ताकि मेरी तन्हाई भी खत्म हो सके। भाभी का नाम राधा था और मैं उन्हें भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से राधा ही कहता था। भाई के ना होने पर वह अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई बार मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा कि वह सुनील भाई को याद करती हैं, तभी तो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना मैंने कभी उनसे यह बात पूछी थी और ना ही राधा ने खुलकर मेरे सामने यह बात कही थी। वह सारा दिन खामोशी से घर के कामकाज करती और फिर रात को अपनी कमरे में बंद हो जाती और उनके कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगती। दोस्त तो सुनील की शादी होने के बाद अगले हफ्ते ही वह दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने पति बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सुनील ने यह शादी सिर्फ मेरे खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल तन्हा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की जरूरत थी। इसलिए सुनील भाई राधा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से राधा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वह एक मध्यम उम्र की औरत थी और रिश्ता न मिलने की वजह से उनके घर वालों ने सुनील के साथ उन्हें रुखसत कर दिया था। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि राधा ने मुझे कमरे में आवाज देकर बुलाया। रात के इस वक्त ना जाने राधा को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेजी से राधा के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि सुनील ने जाते हुए राधा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी के हर जरूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिलो जान से राधा की हर जरूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि सुनील के पैसों पर अयाशी करता था और चाहता कि राधा मेरी कोई शिकायत सुनील तक ना पहुंचाए। दोस्तों, रात के 11 बजे वक्त राधा ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि राधा का कोई जरूरी काम होगा, लेकिन वहां जाकर मैं कुछ ठिठक गया, क्योंकि राधा अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया और राधा को आवाज देकर कहा, जी भाभी, कोई काम है? मुझे लगा था कि मेरी आवाज देने पर वह उठकर बैठ जाएगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेगी, क्योंकि वह सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज सुनकर वह कहने लगी, दीपक अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वह अभी भी बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला लड़का था और पहली दफा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। राधा ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर झुकी हुई नजरें देखकर कहने लगी, दीपक, शर्माने की बात नहीं है। इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी। मेरा पति तो परदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। राधा की बात पर मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो और उनके सर का दर्द भी तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। राधा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात वाकई हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते तो हर वक्त मुझे अपने सर का मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो भाई, मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? राधा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया था कि राधा किस किस्म की औरत है, जिन्हें अपने देवर से मसाज के लिए कहने में शर्म भी महसूस नहीं हो रही थी। जब मैंने देखा कि राधा कितनी तकलीफ में है तो मैंने अपने मन की सभी हिचकिचाहट को छोड़ दिया। मैंने इशारे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की
बोतल राधा की तरफ देखी और कहा, ठीक है भाभी। तब भाभी बोली, यह बहुत अच्छा तेल है, बस तुम इससे मेरे सर का मसाज कर दो। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू चमक उठे। मुझे लगा कि शायद वह बहुत तकलीफ में है। मेरे अंदाज में ही चाहत थी, लेकिन मैं राधा को इनकार नहीं कर पाया। मैंने वह तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके करीब ही बैठ गया। धीरे धीरे तेल उनके सर पर डालकर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नजरें झुका रखी थी और खुद को किसी भी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ राधा के सर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में राधा की मदद थी, लेकिन ने कभी मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं थी। जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, राधा की अजीब सी आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा था, जैसे उन्हें कोई सुकून मिल रहा था। राधा ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैंने भी उनके चेहरे पर नजर नहीं डाली थी। शर्म के एहसास से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह इस मंजर से गायब हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं राधा को इनकार करता और यह बात सुनील को पता चलती कि मैंने राधा के किसी हुक्म को नहीं माना, तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज राधा की मुझ पर अनायत कुछ अलग ही थी। राधा ने मुझे किसी चीज से नहीं रोका था। मैं बेधड़क राधा से एक्स्ट्रा पैसे मांग लिया करता था और वह आगे से सवाल भी नहीं करती थी। काफी देर तक मैं राधा के सर का मसाज करता रहा कि आवाजों से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद राधा को नींद लग गई थी, क्योंकि उनकी आवाज आना बंद हो गई थी। फिर मैं उठकर उनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब से धड़क रहा था। पहली दफा मैं किसी औरत की करीबी को महसूस करके आया था और इस बात ने मेरे अंदर एक आग लगा दी थी। राधा के लिबास और उनके खूबसूरत रंग ने मुझे अजीब सी नशे में डाल दिया था। फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वह मेरे भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा की और सोचा कि अब आइंदा मैं राधा के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगली सुबह राधा ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, दीपक, तुमने तो मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए हैं। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। राधा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप सारा दिन घर के काम अकेली करती हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कामकाज में हाथ बटाऊं या फिर आप कोई नौकर रख ले। मेरी बात सुनकर राधा कहने लगी, मेरी थकान कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन सुनील आएंगे यह थकान खुद बुद मिट जाएगी। राधा के लफ्जों का मतलब मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन वह वापस किचन में चली गई थी। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में राधा चलती रही। दोपहर को मैं घर लौटा तो दीदी भी आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी ना तरह मौका देकर उन्हें राधा के मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन राधा और दीदी तो मिलजुल कर बातों में ऐसी मग्न थी कि दीदी ने मुझ पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी थी। राधा और दीदी की दोस्ती हो चुकी थी और राधा को दीदी सर आंखों पर बिठा देती थी। कुछ देर बाद दीदी यह कहकर चली गई कि उनके पति काम से आने वाले हैं और मैं उन्हें मसाज वाली बात ना कर सका। कुछ देर बाद आराम करने के मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि राधा कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वह कपड़ों की बाल्टी उठाए छत पर जा रही थी। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वह सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ में भी छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फौरन राधा को आवाज दी और बाल्टी उनके हाथ से ले ली। राधा का सारा वजूद पसीने से भीग चुका था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं राधा से बाल्टी पकड़कर छत पर पहुंच गया। फिर मैंने उन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। राधा कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने खुद राधा से कहा, अगर आप कहे तो किसी डॉक्टर के पास चलूं, मुझे लगता है कि आपके सर में ज्यादा दर्द है। मेरी बात पर वह उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, यह मेरी गलतियों का नतीजा है। राधा की बात सुनकर मैंने चुप कर उन्हें देखा तो वह कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई।
पिछले कुछ दिनों से राधा की हर बात मेरे समझ से बाहर थी, मेरे लिए परेशानी बन गई। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर खत्म हुई और गर्मी का द्वार भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं राधा से चाय कहने उनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे राधा की आवाज सुनाई देने लगी। वह रोते हुए किसी से कह रही थी, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में ही तो मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है। राधा की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। ना जाने वह किससे बात कर रही थी। यकीनन जो कोई भी था भाई नहीं। राधा की बातों का जो रुख मुझे समझ आया था वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या राधा के सर दर्द की यह वजह थी कि वह किसी और के साथ गलत तरीके से? इससे आगे का सोचकर ही मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात किससे कहूँ। बिना सोचे समझे मैंने सुनील को फोन लगा दिया। मैंने भाई से कहा, आप वापस क्यों नहीं आ जाते? भाई पूछने लगे, सब ठीक है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि उनके पीछे उनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही है। मैंने बस यही कहा, आपकी याद आ रही है, हो सके तो आप लौट आए। कुछ देर की बातों के बाद भाई ने फोन रख दिया और फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था। समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर उस रात भी राधा ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह फिर लेटी हुई थी और सर पर मसाज करने का कह रही थी। मैंने खामोशी से तेल की बोतल उठाई और निगाहें फेर ली। मैं बेमन से उनका सर का मसाज कर रहा था और सोच कि वह किस तरह मुझसे ही अपना वह वाला मसाज करवा रही है। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर कोई आता है, यही देखने के लिए। अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और राधा घर में नहीं थी। मैं से दूर चुपचाप खड़ा हो गया। काफी देर बाद राधा घर लौटी तो वह पसी सीने से भीगी हुई थी। फिर वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैंने फौरन घर में दाखिल हुआ और राधा से पूछने लगा कि उसने सारा दिन क्या किया। राधा ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह कुछ ना गलत जरूर कर रही है। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी की आलम में गुजार दिया। मैं राधा का सच जानना चाहता था और फिर रात के वक्त ने मुझे फिर से कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वह मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल हिरगिज़ इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। मगर सच यह था कि उनके सर में वाकई बहुत तकलीफ थी। उनकी आवाज पर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की बोतल उठाई ही थी कि राधा ने मुझे बहुत सी अजीब बातें कही, जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। वह कहने लगी, पहले लाइट बंद करो। यह पहली दफा था जब राधा ने मुझे अंधेरा करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट क्यों बंद करूं? लेकिन वह इसरार करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद की और जैसे ही मालिश करने के लिए उसके करीब बैठा तो राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी हर हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से से कहा, यह आप क्या कर रही हैं? वह कहने लगी, दीपक, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे यह बात कर सकूं, इसलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। राधा की आवाज में लर्जी महसूस हो रही थी। इसके बाद राधा ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राधा कहने लगी, मुझे लड़कों का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी मुझसे राब्ता नहीं रखता था, इसीलिए तन्हाई की जिंदगी कटने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैं अपनी तनख्वाह उस पर लुटाने लगी। वह जब भी जितने पैसे मांगता था मैं उसे दे देती थी, लेकिन जब मैंने उसे शादी करने का कहा तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। उसे किसी जवान लड़की का साथी मिल सकता है, क्योंकि वह काफी तरक्की कर चुका था। मेरे ही बदौलत उसने छोटा मोटा कारोबार भी जमा लिया था। जब उसके पास सब कुछ आ गया तो उसे मेरी जरूरत नहीं रही, लेकिन इतनी देर से दो दो नौकरियां करने की वजह से मेरे जिस्म का साथ छोड़ दिया था। आए दिन मेरी कमर में
तो कभी सर दर्द रहने लगा था। मैं टूटकर बिखर गई थी। फिर तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर शादी किया और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर वक्त मुझे इस बात का पछतावा होता था कि मैंने एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। ना मेरे बहन भाई ने मेरी कदर की और ना ही मेरी मोहब्बत ने। फिर इससे भी बड़ा सितम मुझ पर उस वक्त टूटा जब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई ने दुबई में शादी कर ली है। उसने कुछ दिनों पहले ही मुझे फोन करके बताया कि वह वहां शादी कर चुका है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ शादी सिर्फ तुम्हारे और उसके घर के लिए की थी। यह सुनकर मैं पूरी तरह अपने होश खो बैठी। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि मुझे सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। ऐसे ही सोचों में एक दिन में छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इस वजह से मेरे सर और कमर का दर्द दोबारा उठ गया। बहुत मजबूरी में मैंने तुमसे मालिश करने का कहा था और फिर तुम भी मेरी मालिश करने लगे। मुझे खुद भी यह सब कुछ करवाते हुए शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं रहा था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी का बात बताया और उनसे कहा कि मैं इस तरह कब तक जिंदगी गुजारी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अपने पति का घर छोड़कर मत आना, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मेरी भाभी भी मुझे कबूल नहीं करेगी। यह सुनकर मैं मजीद टूट गई और वापस घर चली आई। मैं जान गई थी कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। मैं आज तुम्हारे सामने यह सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मालिश करवाते हुए शर्म आती है, और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें यह बात पता चलनी ही थी कि तुम्हारा भाई शादी कर चुका है और अब वह लौट कर नहीं आएगा।